हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम है, जो अंडर ग्रेजुएट 2025 का ये जो एग्ज़ाम है, इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है और इसका एग्ज़ाम जो है 7 अगस्त 2025 से 8 सितंबर 2025 तक इसका जो सीबीटी 1 एग्ज़ाम है वो जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। इस वीडियो के अंदर आज हम आपको बताएंगे कि आप ये जो आरआरबी एनटीपीसी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने भी ये फॉर्म फिल किया है, तो आपकी जो है स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम के अंदर, और जो एग्ज़ाम में ये जो 25 दिन बाकी है एग्ज़ाम में, 25 दिनों की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आप जो है मैक्सिमम जो है अपने क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर सकें। तो आज हम इसी वीडियो के अंदर जो है इस एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी जो है बुक्स पढ़नी चाहिए, इन 25 दिनों में आपको क्या क्या जो है प्रैक्टिस करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी जो सीबीटी 1 जो होने वाला है, इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो दोस्तों, इसके सिलेबस में जो है 3 जो है वो इसमें आते हैं। सबसे पहला है मैथ के क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले, फिर आते हैं रीजनिंग, फिर आता है जीके। तो ये 3 जो है इसमें सब्जेक्ट आते हैं। मैथ के टोटल क्वेश्चन आते हैं 30, मैथ के टोटल क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आते हैं इसमें, और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आते हैं, और जीके और करंट जीके दोनों के मिलाकर यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और टोटल जो टाइम आपको दिया जाएगा वो दिया जाएगा 90 मिनट का, मतलब 1.5 घंटे का जो टाइम आपको दिया जाएगा। 1.5 घंटे के अंदर आपको जो है ये 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करने होंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे हम इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं कि आपको जो है इसकी क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रेजुएट लेवल का, ये अंडर ग्रेजुएट है, मतलब ये 12th पास का एग्ज़ाम है। इससे पहले जो है ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था, पिछले महीने ये एग्ज़ाम हुआ था। वो एग्ज़ाम जो है वो मैंने दिया था एग्ज़ाम, उसका फॉर्म मेरा फिल किया हुआ था। वो एग्ज़ाम मैंने दिया था, उसके अंदर मेरे जो मार्क्स बने हैं उसकी एक वीडियो हमने अपलोड की हुई है, वो आप देख सकते हो कि मेरे इसमें कितने मार्क्स बने हैं। तो मेरे उसमें जो है 74 जो है उसमें मार्क्स बने थे। हालांकि वो जो एग्ज़ाम था उसमें काफ़ी टफ एग्ज़ाम माना गया था कि काफ़ी टफ एग्ज़ाम पूछा गया था इस बार, लेकिन फिर भी मेरी जो स्ट्रैटेजी के हिसाब से मेरे जो है मार्क्स अच्छे बने थे। तो मैंने कौन कौन सी वहाँ पे स्ट्रैटेजी यूज़ की थी वो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, कौन कौन सी मैंने बुक्स वहाँ पे पढ़ी थी। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसके स्ट्रैटेजी के बारे में। इसकी स्ट्रैटेजी में अब हम आपको बताएंगे सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे रीजनिंग के बारे में। सबसे पहले रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो रीजनिंग के अंदर आपको जैसे पता ही है कि इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग जो है वो काफ़ी सिंपल पूछी जाती है, रीजनिंग इतनी टफ नहीं होती है। अगर आपको थोड़ी बहुत जो बेसिक आपको पता है, जो भी टॉपिक होते हैं रीजनिंग के, अगर उनको आपको बेसिक पता है तो आप रीजनिंग जो है आसानी से वहाँ पे कंप्लीट कर सकोगे। लेकिन आपको रीजनिंग में थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कई क्वेश्चन जो होते हैं वो लेंथी होते हैं, तो वो क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसी चक्कर में जो है वो कई बार गलत हो जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन जो है रीजनिंग के सिंपल ही होते हैं, लेकिन थोड़े कैलकुलेटिव कह सकते हो आप। तो सबसे पहले रीजनिंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग जो है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका आपको पता होना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। इसमें दोनों ही आ जाती है, अल्फ़ाबेट भी आ जाती है और न्यूमेरिकल भी आ जाती है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग आपको अच्छी तरह आपने की होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आती है सीरीज़ भी दोनों आती है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ भी आती है और जो नंबर सीरीज़ है वो भी आती है। तो आपके जितने भी अल्फ़ाबेट है उनकी आपको पोजीशन का पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट जो है कौन से नंबर पे आता है। तो ये सब कुछ आपको जो है अपनी उंगलियों पे आपको याद होना चाहिए। फिर आता है इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं पजल के अंदर आपको सीटिंग अरेंजमेंट भी पूछा जा सकता है। सीटिंग अरेंजमेंट में आपको 6 या 7 जो है पर्सन दे दिए जाएंगे कि वो सीटिंग अरेंजमेंट में उसको लगाना है। सर्कुलर भी हो सकता है वो, और ये लाइन वाला भी हो सकता है। और पजल में और भी बॉक्सेस वाले पजल भी आ सकते हैं, या फिर फ्लोर वाले पजल भी इसमें आ सकते हैं। लेकिन ये पजल जो है मुश्किल नहीं होते, मतलब सिंपल ही होते हैं, आपको एक बार में ही आप जो है उसको पजल को बना लोगे। उसके बाद में आता है ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप कंप्लीट कर लेना। और डायरेक्शन से भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग में जो है यही कुछ 4-5 टॉपिक आप कह सकते हो कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जो टॉपिक होते हैं वहाँ से एक एक क्वेश्चन आप मान सकते हो कि वहाँ से एक एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। जैसे सिलोजिज्म हो गया, वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। तो ये रीजनिंग जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, मतलब सिंपल ही होती है। आपको थोड़ा सा ध्यान से करने की ज़रूरत है। अब इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। तो रीजनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो आरआरबी एनटीपीसी के जो PYQs है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनको आप एक बार अटैम्प्ट करना। और इसके जो मॉक टेस्ट है, जो मॉक टेस्ट आपको जो है अलग अलग साइट से मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो अगर आपने वो PYQ और मॉक टेस्ट अच्छे से किए हैं तो आप इस रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो रीजनिंग के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, PYQ और मॉक टेस्ट जो है वही अटैम्प्ट करने हैं। तो दोस्तों, ये हमने बात की रीजनिंग के बारे में। आगे हम बात करते हैं मैथ्स और जीके के बारे में। आगे देखते हैं
कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक है जिसको आपको कवर करना चाहिए और जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैथ में पूछा जाता है नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिसिंग नंबर सीरीज भी दे सकती है, रॉन्ग नंबर सीरीज भी आपको दी जा सकती है। तो नंबर सिस्टम कर लेना। फ्रैक्शंस की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, तो वो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीन नंबर दिए हुए हैं, 4 नंबर दिए हुए हैं, उनका एलसीएम फाइंड करो या एचसीएफ फाइंड करो। रेशो से भी क्वेश्चन आएंगे, रेशो, टाइम एंड वर्क, बाकी जितने भी टॉपिक है जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, एसआई एंड सीआई हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम वाला हो गया। यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैथ से जितने भी टॉपिक है वहाँ सबसे ही जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं मेंसुरेशन की। तो मेंसुरेशन से आपको क्या करना है, सिर्फ जो फॉर्मूलाज है वो आप याद कर लेना। ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आते मेंसुरेशन से, सिर्फ फॉर्मूला आपको आने चाहिए। जैसे क्यूब के फॉर्मूला हो गया, वॉल्यूम हो गया इसका, ठीक है, क्यूबॉइड का एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, सिलेंडर का फॉर्मूलेज हो गए जितने, सिलेंडर का वॉल्यूम, एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कौन के जितने भी फॉर्मूला है। तो ये सिर्फ आप जो है मेंसुरेशन में सिर्फ आप फॉर्मूला जो है वो याद कर लेना। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप मान सकते हो कि नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैथ जो होती है वो थोड़ी सी कैलकुलेटिव होती है, तो आपको इसमें भी थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। अगर कोई लेंथी क्वेश्चन है तो आप एक बार उसको स्किप कर सकते हो, और अगर लास्ट में आपके पास टाइम बचता है तो उस क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर सकते हो। लेकिन किसी भी क्वेश्चन में जो है ज़्यादा टाइम मत लगाना। 1 या 2 मिनट से ज़्यादा आप टाइम नहीं लगा सकते किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि इतना टाइम बचेगा नहीं, फिर आपको बाकी के क्वेश्चन देखने को भी आपको टाइम नहीं बचेगा। कई बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन में हम 4 से 5 मिनट लगा देते हैं, वो उसका आंसर नहीं निकलता है, तो हम उसको ट्राई करते रहते हैं। तो एक बार उसको स्किप कर देना और लास्ट में जाके उसको है अटैम्प्ट करना। तो ये जो सिंपल ही टॉपिक है, आपको यहाँ से एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर कोई भी जो है टफ क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको स्किप कर सकते हो। तो मैथ के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैथ के लिए आपको मॉक टेस्ट जो है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए। मॉक टेस्ट ही आपकी जो स्पीड बढ़ती है, और वहाँ से जो क्वेश्चन जैसे मॉक टेस्ट में देखने को मिलते हैं वैसे ही मॉक टेस्ट जो आपको देखने में मिलेंगे। जैसे टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट हो गया, और भी बहुत सारी साइटें हैं जहाँ पे फ्री में मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट भी कर सकते हो, प्लस वहाँ से आप PYQ भी, जो PYQ के मॉक टेस्ट होते हैं वो भी वहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि टाइम बहुत कम बताया, 25 दिन बताया, 25 दिन में आप कोई एक्स्ट्रा टॉपिक मत पढ़ो, आप सिर्फ मॉक टेस्ट और टेक्स्ट बुक से जो PYQ है उसको ही प्रैक्टिस करो। आगे बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के बारे में। तो जीके में जो है कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो पहले बात करते हैं करंट जीके की। तो जीके के टोटल होते हैं 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन के अंदर से आपको 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो करंट जीके के क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। करंट जीके में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। करंट जीके सबसे पहले तो आपको करंट जीके है जो है लास्ट 5 से 6 महीने की आपको करंट जीके पढ़नी चाहिए। तो आप ये जो 2025 की जो जनवरी से लेकर जो जून या जुलाई वाली जो करंट जीके है, जुलाई तक आपको ये करंट जीके तैयार करनी पड़ेगी। जनवरी से लेकर जुलाई तक आप, या जून तक भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि अगस्त से पेपर स्टार्ट है, तो जुलाई का नहीं पूछा जा सकता, जून तक तो पूछा ही जाएगा। कौन कौन से टॉपिक आपको कवर यहाँ पे करने चाहिए। सबसे पहला है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछे जाएंगे। कौन सा जो सीरीज़ हुई है या फिर कुछ भी है, क्रिकेट से रिलेटेड है, चाहे बैडमिंटन से रिलेटेड है, चाहे कोई और स्पोर्ट्स हुआ है, तो उसमें कौन जीता है, कौन हारा है, वो आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे वो सीरीज़ हुई है, ये सब कुछ आपको स्पोर्ट्स से पता होना चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट आता है अवार्ड्स। अवार्ड से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पद्म भूषण अवार्ड्स हो गए, और जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं वो सारे अवार्ड्स आपको पता होने चाहिए कि किस किस को वो अवार्ड्स दिया गया है। अवार्ड्स के बाद में आता है समिट्स। समिट में जैसे कौन कौन से समिट कहाँ पे हुए हैं, वो समिट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऑपरेशंस, जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं कि कौन सा ऑपरेशन किन 2 देशों के बीच में होता है, कौन सा कहाँ पे हुआ है, ये सारे ऑपरेशंस आप याद कर लेना। और ये आपको कहाँ से करना है, ये सब कुछ आप इंडोलॉगस जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है इंडोलॉगस, उसकी जो मंथली जो PDF आपको मिलती है, मंथली PDF वहाँ से आप कर सकते हो। इंडोलॉगस की मंथली वीडियो भी आती है, वो आप सिर्फ वीडियो देख लो, आप वहाँ से जो है ये सारे आप कवर कर सकते हो। तो जो करंट जीके है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। बाकी जो कई बार टॉपिक आ जाता है वो डाटा से रिलेटेड टॉपिक आ जाता है कि डाटा पूछा जाता है, तो डाटा थोड़ा सा याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो डाटा आप ना ही करो तो एक बार बेहतर है। आप ये टॉपिक कर लो बस, यहाँ से आपके 10-12 अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 7 से 8 जो क्वेश्चन है ये इन्हीं टॉपिक से आएंगे। आगे बात करते हैं हम जो है स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में क्या है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, और मिसलेनियस जो जीके है वो आती है। तो ये सब कुछ आप कौन सी बुक से करोगे, तो ये करना चाहिए आपको ल्यूसेंट वाली बुक से। मैंने भी ल्यूसेंट बुक से ही ये सब कुछ पढ़ा है, और हिस्ट्री भी ल्यूसेंट बुक से ही पूछी जाती है, ज्योग्राफी भी पूछी जाती है, पॉलिटी भी वहीं से पूछी जाती है। हिस्ट्री के अंदर आपको जो है जो मेडिवल हिस्ट्री हो गई, एशियंट हिस्ट्री हो गई, और मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, तीनों हिस्ट्री से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और हिस्ट्री से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी से ज़्यादातर जो ज्योग्राफी आती है वो इंडियन ज्योग्राफी की आती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आती, इंडियन ज्योग्राफी आप कर लेना। पॉलिटी से भी आपको जो है ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी से, यहाँ पर वो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आर्टिकल कौन सा आर्टिकल जो है किससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल आप पढ़ सकते हो। मिसलेनियस की बात करते हैं तो मिसलेनियस में जो है
इतने ज़्यादा इस बार क्वेश्चन नहीं देखने को मिले थे आरआरबी ग्रेजुएट वाले एग्जाम में मिसलेनियस से। तो आप जो है इसमें क्या कर सकते हो, जैसे आर्ट वाला है मिसलेनियस में, आर्ट एंड आर्ट वाले जो है वो आप पढ़ सकते हो कि, और एक क्वेश्चन आया था जैसे वहाँ पे फेस्टिवल से क्वेश्चन आता है कि कौन सा फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है, तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और अवार्ड्स के बारे में भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि कौन सा अवार्ड जो है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है डेज के बारे में कि कौन सा डे कब मनाया जाता है। तो ये सब कुछ आप मिसलेनियस में पढ़ सकते हो। ये जो सब कुछ आपको लूशन की जीके वाली बुक में मिल जाएंगे, तो वहाँ से ये सब कुछ आप पढ़ सकते हो। तो अगर दोस्तों ये जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है, आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। इस बार जो है ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कंप्यूटर जो है काफ़ी अच्छा पूछा गया था, मतलब 6 से 7 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के पूछे गए थे। तो कंप्यूटर के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, तो सबसे पहले एम एस एक्सेल जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर के। एम एस एक्सेल हो गया, एम एस पावर पॉइंट हो गया, एम एस वर्ड हो गया। और जो है शॉर्टकट की जो है कंप्यूटर की पूछी जाती है कि शॉर्टकट की है कौन सी, शॉर्टकट की से क्या ऑपरेशन किया जाता है। तो ये आपको जो है कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए। आप कोई भी कंप्यूटर की एक यूट्यूब से कोई भी टीचर की एक वीडियो देख सकते हो यूट्यूब से, वहाँ से आप जो है ये याद कर सकते हो कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज़ और एम एस एक्सेल और एम एस पावर पॉइंट के बारे में। आगे साइंस की बात करते हैं, तो साइंस में इस बार जो है कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन जो है साइंस को देखने को मिले थे। 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से जो है ज़्यादातर तो क्वेश्चन जो है बायो से पूछे जाते हैं, बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स से क्वेश्चन नहीं होते। केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आप कह सकते हो कि केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी फिजिक्स से इस बार कोई ज़्यादा क्वेश्चन जो है ग्रेजुएट वाले एग्जाम में तो नहीं पूछे गए थे। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी। अगर आप इस स्ट्रेटजी से करोगे तो आप जो है, बाकी एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करता है कि अगर लेवल जो है सिंपल आया तो आप ज़्यादा अटैम्प्ट भी आपको करने पड़ेंगे, तभी आपका जो एग्जाम क्लियर होगा, क्योंकि इस बार जो वैकेंसीज है वो काफ़ी कम है। जो अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसी जो है ग्रेजुएट लेवल से काफ़ी कम है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।